हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो आज जो अपन टॉपिक करेंगे वो बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत विश्व इतिहास में अपन आज टॉपिक करेंगे। उसका नाम है पुनर्जागरण का काल। आप सभी लोग जानते हैं कि यूरोपियन इतिहास में पुनर्जागरण का काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप में जितना भी विकास हुआ है उन सबकी जड़ें पुनर्जागरण काल में ही जाती है। तो ये एनसीईआरटी है 12th क्लास की, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन अपन यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि पुनर्जागरण के काल के कारण जो यूरोप है वहां पे आधुनिक युग की शुरुआत हुई है। वस्तुतः कहा जाता है कि 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी यानी 14 टू 16 सेंचुरी एडी के बीच में पुनर्जागरण का काल यूरोप में माना जाता है। और इस काल के कारण यूरोप में व्यापक बदलाव हुए, राजनीतिक स्तर पर बदलाव हुए, सामाजिक स्तर पर बदलाव हुए, आर्थिक स्तर पर बदलाव हुए और सांस्कृतिक स्तर पर बदलाव हुए। तो कुल मिला के एक नए यूरोप की नींव रखी गई पुनर्जागरण के काल में। आप जानते हैं कि यूरोप का इतिहास है कितना अधिक समृद्धशाली रहा है। यूरोप के जो देश है उन्होंने विश्व के कोने कोने में गए वो देश के लोग हैं और उन्होंने अपना राज वहां पे स्थापित किया। तो कैसे इतना कुछ संभव हो पाया, कैसे वो इतने अधिक समृद्धशाली बन पाए? तो इन सब का जो उत्तर है, इन सब सवालों का जो उत्तर है वो पुनर्जागरण के काल में ही हमें देखने को मिलता है। अब इंग्लिश में इसको कहा जाता है रेनेसॉ, हिंदी में कहा जाता है इसको पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण, जैसे इंग्लिश में सारा का सारा कंटेंट मेरे सामने है, मैं उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का ये कंटेंट है। तो जो पुनर्जागरण का काल है उसका शाब्दिक अर्थ है लिटररी मीनिंग इसका शाब्दिक अर्थ है रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म। यानी किसी चीज का पुनर्जन्म हुआ है, उन विचारों का पुनर्जन्म हुआ है यूरोप में, जिसने यूरोप को बहुत अधिक समृद्धशाली बना दिया। और अपन जो रेनेसॉ है, जो पुनर्जागरण का काल है, उससे अपन और क्या अर्थ निकाल सकते हैं? इट मेंट आउटपोरिंग। इसका मतलब यह है कि पुनर्जागरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बौद्धिक और जो कलात्मक ऊर्जाएं हैं लोगों की वो सामने निकल के आई, जो जिसने समाज को एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया। जो बौद्धिक ऊर्जाएं हैं लोगों की, जो कलात्मक ऊर्जा, यानी किस प्रकार से बौद्धिक विकास हुआ, किस प्रकार से कलात्मक कला के क्षेत्र में विकास हुआ, सारा का सारा पुनर्जागरण के अंतर्गत आता है। और इन्हीं सभी बौद्धिक और कलात्मक विकास के कारण हम देखते हैं कि आधुनिक युग की यूरोप में शुरुआत हो गई, यानी अपने मिडिल एजेस से, यानी अपने मध्यकाल के समय से यूरोप निकल के अपने आधुनिक काल में प्रवेश कर गया पुनर्जागरण के कारण। और इस युग में लोगों को न केवल सीखने को ही नहीं मिला केवल, इसके अलावा एक स्पिरिट का भी निर्माण हुआ। स्पिरिट अपन किसे कहते हैं? रेनेसॉ स्पिरिट। पुनर्जागरण की सोच का निर्माण हुआ इस समय में। जो सोच है, जो विचारधारा है, वो सामने निकल के लोगों के सामने आई। यानी पुनर्जागरण के विचारधारा के कारण लोगों के दिमाग में, लोगों की मेंटेलिटी में अमूलचूल परिवर्तन आ गए। यानी लोगों के सोचने का नजरिया बदल गया। इतना अधिक शक्तिशाली यह आंदोलन रहा है पुनर्जागरण के, लोगों के सोचने का नजरिया पूर्ण रूप से बदल गया। अब उनकी आधुनिक विचारधारा हो गई, यानी केवल भौतिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है, वैज्ञानिक विकास हुआ है। अपन इसके साथ साथ मानसिक विकास की भी बात कर रहे हैं। यूरोप के जो लोग हैं उनके अंदर अत्यधिक मानसिक विकास भी हुआ, वो और अधिक मेंटली केपेबल बन गए पुनर्जागरण के काल के समय में। इसलिए अपन फिर कह सकते हैं राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में और बौद्धिक क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन यूरोप में हमें देखने को मिलते हैं। फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या लिखा हुआ है कि पुनर्जागरण काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पुनर्जागरण काल के पहले सामंतवादी युग रहा करता था यूरोप में। तो सामंतवादी युग का अंत हुआ यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के काल की शुरुआत के साथ। जो मेमोरियल सिस्टम था, सामंतवादी युग हम किसे कहते हैं? कि एक सामंत होगा, उसका एक ठिकाना होगा, उसका एक क्षेत्र होगा, कुछ भूमि उसके पास होगी और वहां पे रहने वाले किसानों का वो शोषण करेगा। तो सारा का सारा ये सामंती व्यवस्था थी जिसका जिसका अंत हो गया। और मध्यकालीन अगर अपन यूरोप की बात करें, पूरा सामंती सिस्टम ही रहा है वहां पे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम। तो जो सामंतवादी प्रथा है उसका अंत हुआ पुनर्जागरण काल के शुरुआत के साथ ही। फिर हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के काल में अनेक नए प्रकार के शहर अस्तित्व में आए, नए प्रकार के कस्बे अस्तित्व में आए यूरोप के अंदर। खासकर जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी अपन किसे कहते हैं? जो भूमध्य सागर है यूरोप के अंदर। तो भूमध्य सागर के जो आसपास के क्षेत्र थे, खासकर इटली में अनेक सारे शहरों का विकास हुआ, अनेक सारे कस्बों का विकास हुआ, व्यापार की अत्यधिक प्रगति हुई।
तो पुनर्जागरण काल के कारण यूरोप में व्यापारिक प्रगति भी अत्यधिक हुई। तो लिखा हुआ एक्सपेंशन ऑफ कॉमर्स विद इन एंड आउटसाइड यूरोप, इसका मतलब क्या है, व्यापार की प्रगति हुई न केवल यूरोप के अंदर बल्कि यूरोप के बाहर भी व्यापार की अत्यधिक प्रगति पुनर्जागरण काल में देखने को मिलती है। फिर कई सारे यात्री थे जो यूरोप से बाहर निकले और विश्व के जो अनेक अनेक कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, वहां पे जाके उन्होंने यात्रा की। तो उनमें से जो सर्वप्रथम व्यक्ति था वो मार्को पोलो था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह यूरोप से निकल के एशिया के विभिन्न देशों में उसने यात्रा की है। तो कैसे ये सब संभव हो सका कि लोग अपने क्षेत्र, अपने देश, अपने महाद्वीप को छोड़ के अन्य महाद्वीप की यात्रा करने जाने लगे? ये सब जो सोच में परिवर्तन आया था पुनर्जागरण काल में, इसी का ही नतीजा था कि लोग अधिक एडवेंचरस हो गए और वैज्ञानिक प्रगति भी इस समय में काफी अधिक हुई, जिसके माध्यम से जहाज बनाए गए, तो यात्रा, समुद्री यात्रा करना आसान हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि अनेक यूरोपीय यात्री यूरोप से निकल के एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों में गए और वहाँ के सिस्टम को समझा, वहाँ की व्यवस्था को समझा, वहाँ की संस्कृति को समझा। उस जानकारी को वो लोग वापस लेके आए यूरोप में, अपने महाद्वीप में, अपने देश में। उन्होंने अपने जो राजा महाराजा हैं उस देश के, यूरोप के देश के, उनको सारी की सारी जानकारी एशिया और अफ्रीका के बारे में दी। इससे क्या हुआ, उन राजा महाराजा के मन में दिलचस्पी पैदा हुई एशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, इन सब महाद्वीप के बारे में। इसी कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यापार का सिलसिला भी शुरू हुआ यूरोप और अन्य महाद्वीपों के बीच में। लेकिन इन सभी व्यापारिक प्रगति की जड़ें जाती है पुनर्जागरण के काल में। तो इसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो यूरोप के लोग थे, जो यूरोप के राजा महाराजा थे, उनके मन में इंटरेस्ट पैदा हुआ जो एशियन सभ्यता है, जो अफ्रीका की सभ्यता है, उनके बारे में। फिर जो यात्री वहां पे गए और वापस यूरोप में आए, उन्होंने एशिया की जो सभ्यता है, एशिया की संस्कृति है, उसकी महानता के बारे में भी वहां के लोगों को और वहां के राजा को बताया। तो इससे क्या हुआ, जो यूरोप के लोग थे उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ न केवल एशिया की सभ्यता में, बल्कि वो स्वयं अपनी खुद की जड़ें भी ढूंढने लगे, अपने खुद के देश की, अपने खुद के महाद्वीप की, अपने खुद की संस्कृति की जड़ें भी ढूंढने लग गए। इसी कारण हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर लोगों में रुचि पैदा हुई अपने खुद के अतीत के बारे में। और अतीत कौन सा था? यूरोप का अतीत आता है ग्रीको रोमन पास्ट में। ग्रीको रोमन पास्ट क्या है? यानी जो यूनानी अतीत रहा है यूरोप का और जो रोमन अतीत रहा है यूरोप का, इससे संबंधित उनमें दिलचस्पी पैदा हुई कि अपने अतीत से संबंधित जो साहित्य है उसको ढूंढा जाए, उनको पढ़ा जाए, उनकी व्याख्या की जाए। तो इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ रेनेसां, यानी जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत कैसे होती है। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं कि जो पुनर्जागरण है उसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, लेकिन वास्तव में ये एक प्रकार का पुनर्जन्म नहीं था। ये केवल कहा जाता है कि पुनर्जन्म है। क्यों उसको पुनर्जन्म भी सही प्रकार से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुनर्जन्म का मतलब यह है कि कोई पुरानी चीज पूर्ण रूप से मृत पड़ जाए और उसके बजाय एक नई चीज पैदा हो, तो उसे रीबर्थ कहा जाता है। लेकिन वास्तव में पुनर्जागरण का जो काल है उसमें क्या हुआ, कई सारे जो पुराने तत्व हैं यूरोप में उसमें निरंतरता भी रही है, कई नए तत्व भी आए हैं। तो एक प्रकार से एक मिक्स्ड बैग रहा है पुनर्जागरण। हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज नई हुई पुनर्जागरण के काल में। कुछ पुरानी और श्रेष्ठ जो तत्व हैं वो भी निरंतर रहे हैं। खासकर जो उनके अतीत का जो साहित्य है, जो ग्रीको रोमन का साहित्य है, उनमें निरंतरता हमें देखने को मिलती है, उसमें सुधार हमें देखने को मिलती है, उसको नए प्रकार से उस साहित्य की व्याख्या की गई। तो देयर वाज नो डिमाइज ऑफ क्लासिकल लर्निंग, यानी जो अतीत का साहित्य है उसमें लोगों की रुचि खत्म नहीं हुई। पुनर्जागरण का मतलब ये नहीं है, लेकिन वास्तव में अब लोगों की और अधिक अभिरुचि पैदा हुई अपने अतीत के साहित्य के बारे में। जो पूर्व के रोमन स्कॉलर्स रहे हैं, जो रोम के जो साहित्यकार रहे हैं, उनके कार्यों में अत्यधिक रुचि जागृत हुई यूरोप के लोगों में। लेकिन इसमें कहा जाता है कि जो रोमन पास्ट है उसके बारे में यूरोप के लोगों को पता था, जो रोम का अतीत है उसके बारे में यूरोप के लोगों को पता था। लेकिन जो ग्रीक राइटर थे, जो यूनानी साहित्यकार थे, उसके बारे में यूरोपीय लोगों में कम ज्ञान था। तो हम कह सकते हैं कि रोमन अतीत के साथ साथ यूनानी अतीत के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी जुटाई जाने लगी, और यह सब संभव हुआ पुनर्जागरण के कारण। अर्ली फेज के बारे में इसमें बात करके, पहले का फेज कौन सा था पुनर्जागरण के अंतर्गत? इट वॉज ए पीरियड ऑफ रिवाइवल। इस समय रिवाइवल किया गया, यानी किसी मृत पड़ी चीज को दोबारा जीवित किया गया, रिवाइवल। उन ट्रेडिशंस को दोबारा लोगों के सामने लाया गया। जो पुरानी लर्निंग है, ओल्ड लर्निंग, यानी जो पुराना साहित्य है, जो पुरानी नॉलेज है, जो पुरानी जानकारी है, उसको दोबारा लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया पुनर्जागरण काल में।
और दूसरे फेज में क्या हुआ, पहले फेज में तो पुरानी चीज को दोबारा लोगों के सामने रखा गया, लेटर फेज दूसरा फेज है पुनर्जागरण का, उसमें क्या हुआ, हम देखते हैं कि नई नॉलेज का क्रिएशन किया गया, न्यू नॉलेज, नए ज्ञान को तैयार किया गया, नए ज्ञान को खोजा गया, नए ज्ञान को ढूंढा गया और उसको लोगों के समक्ष रखा गया। तो इससे हम देखते हैं कि जो यूरोप के लोग हैं उनके दिमाग में धीरे धीरे मानसिक परिवर्तन होने लगता है, नए साहित्य की रचना की गई इस समय, तो पुराना भी है और नया भी है पुनर्जागरण के काल में। और इन्हीं सब ने एक आधारशिला रखी है आधुनिक यूरोप की। आधुनिक यूरोप के जो विचार हैं वो पुनर्जागरण काल से निकल के आते हैं, और ये जो नई जानकारी थी, जो इट वॉज अ न्यू नॉलेज, और किस प्रकार से लोगों के बीच में फैलाई गई, माध्यम मिल गया पुनर्जागरण के काल में। क्योंकि पुनर्जागरण के काल में अपन जानते हैं वैज्ञानिक प्रगति खूब सारी हुई है और उसी के अंतर्गत प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर लिया गया 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हो गया, किताब बनाई जाने लग गई, और जो नई नॉलेज है, जो क्लासिकल नॉलेज है और जो नई नॉलेज क्रिएट की गई है, दोनों को लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आसानी से लोगों के बीच फैलाया जा सका। फिर अपन आगे चलते हैं। जो रोमन अतीत और जो यूनानी अतीत से संबंधित जो साहित्य है उसकी पढ़ाई पहले भी की गई थी यूरोप में, लेकिन पुनर्जागरण के समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है इसमें। वो परिवर्तन क्या है, देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग ऑफ द मिडिल एज स्कॉलर, यानी जो मध्यकाल के यूरोप के मध्यकाल के जो साहित्यकार थे उन्होंने किस प्रकार से जो अपने जो अतीत का साहित्य उसको पढ़ा, और पुनर्जागरण के काल के जो साहित्यकार है उन्होंने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की। तो एक इनके अप्रोच में डिफरेंस है। जो पुनर्जागरण काल के साहित्यकार है, लेनस ऑफ थिंकर्स रिकवर द वर्क्स ऑफ लेसर नोन स्कॉलर्स। नंबर 1 क्या है, किस प्रकार से उसमें अंतर है। तो पुनर्जागरण के जो लेखक है उन्होंने क्या किया, उन साहित्य को भी खोज निकाला जो पहले लोगों के समक्ष नहीं आए थे या जिनके बारे में जानकारी जुटाना असंभव सा था। तो लेसर नोन जो लिटरेचर है उसको भी लोगों के सामने रखा, उसको भी ढूंढा, उसकी भी व्याख्या की, उससे संबंधित भी किताबें प्रिंटिंग प्रेस में डाली। तो दूसरा क्या है, ग्रीक साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज वर मेड अवेलेबल टू द वेस्टर्नर्स इन लैटिन ट्रांसलेशन। यानी जो यूनानी साहित्य था, जो यूनानी वैज्ञानिक साहित्य था, जो यूनानी दार्शनिक साहित्य था, फिलोसॉफिकल साहित्य था, तो उसका लैटिन में अनुवाद किया गया, लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया पुनर्जागरण काल के साहित्यकारों के द्वारा। इससे जो यूनानी साहित्य है उसको और अधिक फैलाया जा सका लोगों के बीच में, इसका लैटिन में अनुवाद किया गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पास्ट में हम देखते हैं मध्यकाल में पुराने साहित्य को लैटिन में ट्रांसलेट नहीं किया गया, तो ट्रांसलेशन का दूसरा पॉइंट आ गया। फिर तीसरा इसमें दे रखा है, क्लासिकल टेक्स्ट were used in new ways such as to reconsider their preconceived notion and to alter mode of expression। अब जो पुराना साहित्य था, जो अतीत का साहित्य था, जो क्लासिकल लिटरेचर था, उसकी नए प्रकार से व्याख्या की गई पुनर्जागरण के अंतर्गत, एक नई व्याख्या दी गई। जैसे आप सभी जानते हो एक किताब है उसकी कई प्रकार से व्याख्या हो सकती है। एक आप ट्रेडिशनल नोशन के साथ उसकी व्याख्या करोगे, कंजर्वेटिव ओपिनियन निकालोगे। दूसरा ये है कि उसी किताब को आप मॉडर्न आउटलुक के साथ भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आधुनिक युग के दृष्टिकोण से उन अतीत की किताबों की व्याख्या की गई। और इसी कारण जो ज्ञान से निकल के आया उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि नजरिया बदल गया। किस प्रकार से आप किताबों को पढ़ें, किस प्रकार का नजरिया आप रखें उन किताबों को पढ़ने के लिए। तो एक प्रकार से हम देखते हैं रैशनल थिंकिंग उभर के आई पुनर्जागरण के काल में। रैशनल थिंकिंग को हम कहते हैं तार्किक सोच उत्पन्न हुई, क्योंकि मध्यकालीन जो यूरोप है उसके अंदर भी जो वहाँ के साहित्यकार है उन्होंने उन किताबों को ढूंढा और उनकी जानकारी लोगों के बीच में फैलाई, लेकिन वो तार्किकता सामने निकल के नहीं आ पाए क्योंकि उनका दृष्टिकोण दकियानुशी था उन किताबों को पढ़ने का। लेकिन जो पुनर्जागरण काल के जो थिंकर्स हैं, जो साहित्यकार है, उन्होंने रैशनल थिंकिंग को क्रिएट किया उन अतीत की किताबों के माध्यम से। रैशनैलिटी की चीजें उन किताबों से बाहर निकाली, उन साहित्य से बाहर निकाली। तो हम देखते हैं तार्किक सोच डेवलप हुई लोगों के बीच में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हुआ लोगों के बीच में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तार्किक दृष्टिकोण क्या है, जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा यहाँ पे कि पहले कहा जाता था कि पूरे यूनिवर्स का केंद्र बिंदु पृथ्वी है। वो चीज साइंटिफिकली गलत थी, लेकिन पुनर्जागरण के काल में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लोगों को कहा कि जो यूनिवर्स है उसका केंद्र बिंदु सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। तो ये परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि अब रैशनल थिंकिंग प्रिवेल करने लगे, लोग साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करने लगे क्या वाकई पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर में है या सन यूनिवर्स के सेंटर में है।
इस प्रकार से लोगों की सोच में परिवर्तन आया। और जब किसी भी आंदोलन के माध्यम से अगर लोगों की सोच में परिवर्तन आता है तो इससे अधिक सकारात्मक परिणाम किसी भी आंदोलन का नहीं निकल सकता है। जब तक केवल भौतिक बदलाव होंगे, जब तक केवल मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होंगे किसी भी आंदोलन के कारण, तब तक वास्तव में पूर्ण रूप से परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता उस आंदोलन का। लेकिन पुनः जागरण का काल वह आंदोलन है जिसके माध्यम से लोगों की सोच पूर्ण रूप से बदल गई, लोग नए इंसान में तब्दील हो गए। आप समझ सकते हैं दो इंसान के बीच में क्या फर्क होता है, सोच का ही तो फर्क होता है। बाकी जो मानव शरीर है वो तो दोनों इंसानों में एक सा होता है, किसी की रैशनल थॉट होती है, किसी के कंजर्वेटिव थॉट होते हैं। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। दीज रैशनल आइडियाज, उन अतीत की किताबों से जो तार्किक विचार सामने रखे गए साहित्यकारों के द्वारा, दीज रैशनल आइडियाज ऑल्सो हेल्प इन डेवलपिंग सोसाइटी, इन्होंने एक नए समाज का सृजन करने में मदद की। एंड दैट वाज इंक्रीजिंगली नॉन एक्लेजियास्टिकल इन कंपैरिजन टू द कल्चर ऑफ द मिडिल एज। अब इसका बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन हुआ पुनर्जागरण के काल में। जो नए समाज की रचना की गई वह अधिकतर गैर धार्मिक था, क्योंकि जो मध्यकाल के यूरोप का जो समाज था वहां पे धार्मिक प्रवृत्तियां बहुत अधिक थी। लेकिन जो आधुनिक युग यानी पुनर्जागरण के युग का जो समाज था वहां पे धार्मिक प्रवृत्तियों को कम महत्व दिया जाने लगा। यानी कि लोग समझ गए धर्म का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन सभी चीज हम धर्म से जोड़ के नहीं देख सकते हैं जिंदगी में। ये जो सोच है आज के समय भारत में भी सोच की आवश्यकता है कि आप हर चीज को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हो। धर्म का अपना एक अलग महत्व है, उसको एक अलग इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, लेकिन सभी मामलों में धर्म का इंटरफेरेंस सही नहीं रहता। यही सोच पुनर्जागरण काल के समय में, पुनर्जागरण के काल के समय में लोगों के बीच में आई कि धर्म की सीमितता है, धर्म को आप सब जगह से हर चीजों से जोड़ के नहीं देख सकते हो। तो जो नई सोसाइटी आई वह अधिकतर यानी अधिकांशतः गैर धार्मिक प्रवृत्ति की थी। यानी अब पोप की शक्तियां कम होने वाली है। पहले मध्यकालीन यूरोप में पोप अत्यधिक ताकतवर हो गया था क्योंकि धर्म पे पूर्ण नियंत्रण रहा करता था पोप का। लेकिन पुनर्जागरण के काल के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ, धर्म को कम महत्व दिया जाने लगा और पोप की शक्तियां भी कम हुई। पोप की जो पकड़ थी समाज के ऊपर वो ढीली पड़ने लगी पुनर्जागरण के काल में। तो इसी के साथ ही हम यहाँ पे अपना छोटा सा लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। इसके बाद अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का काल है क्यों इटली में ही शुरू हुआ, क्या कारण था कि पुनर्जागरण का काल का जो जन्म है वो इटली में हुआ, उसके बाद वो यूरोप के अन्य देशों में फैला है। क्योंकि इटली को कई सारे एडवांटेजेस थे जिसके बारे में अपन अगले ये लेक्चर में पढ़ेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए, इस ई क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।